डिस्टर्बेंस, कोई हमें स्ट्रेस एंजाइटी होता है तो हम वी यूज डिफेंस मैकेनिज्म। और कोई भी स्ट्रेस किसी तरह का भी हो सकता है, मे बी इट्स अ बैड न्यूज और सिचुएशन यू डोंट नो कि हाउ टू डील विद, और मे बी इट्स अ कॉम्प्लीमेंट यू डोंट नो हाउ टू रिसीव। सो इन एनी केस, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या किया, ही केम अप विद दिस द ओरिजिनल आइडिया ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड रियलिटी ऑफ लाइफ। अदरवाइज हम हर छोटी सी बात पर इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएं कि हम चीजों को मैनेज ना कर पाए। सो हम अपने लाइफ में ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं। लेट्स सी आप कौन कौन से डिफेंस यूज करते हैं। ओके, सो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली जिस तरह ये आपको टिप ऑफ आइसबर्ग, जो ये पिक्चर पर नजर आ रही, इट्स टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह का है, लाइक इट्स द टॉप पॉइंट, जिसमें जो इजीली एक्सेस है, और ये वो चीजें हैं जो कि हमारी थॉट्स, डिजायर्स, विशेस जो कि हमें पता है। फिर हमारा आ जाता है प्री कॉन्शियस माइंड, ठीक है, जो कि वी कैन गेन अवेयरनेस बाय अटेंडिंग टू देम। ठीक है, थोड़ा सा हमारे प्री कॉन्शियस माइंड में चीजें होती हैं तो वो वापस दोबारा अनकॉन्शियस में भी आ सकती हैं और अनकॉन्शियस में जा सकती हैं। सो अनकॉन्शियस जो है फ्ली आउटसाइड द अवेयरनेस, ये हमारी इसमें जितनी रिप्रेस्ड मेमोरीज है ना वो अनकॉन्शियस में होती है, और जितने भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना ये अनकॉन्शियस में, कोई चाइल्ड न्यूज है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रह जाता है जो कि लेटर हमें लाइफ में उन लोगों को डिस्टर्ब करता है। तो वो सब चीजें जो है आपकी अनकॉन्शियस माइंड में होती है। सिर्फ छोटा सा पोर्शन है जो कि कॉन्शियस है, बाकी सारा का सारा पोर्शन आपका अनकॉन्शियस माइंड में है। ये सिगमंड फ्रॉइड जिसने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी प्रेजेंट किए थे कि लेवल कितने हैं हमारे। अब हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी। सो जस्ट इमेजिन कि आपके एक शोल्डर पे इड है, आईडी इसको इड कहते हैं, और इड जो है वो एक डिमांडिंग चाइल्ड है जिसको हम कहते हैं इट्स डेविल ऑन आवर शोल्डर, जो कि कहता है कि प्लेयर प्रिंसिपल पे रूल कर रहा होता है। उसकी कोई डिजायर, उसकी दिमाग में वो चीज अगर कोई चीज आ गई ना तो उसने कहना कि मुझे तो ये चीज अभी और इसी वक्त चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है, क्योंकि ये जो इड है ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, उसको भूख लगी, उसने रोना शुरू कर देना कि मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए, वो डिले नहीं कर सकता इस चीज को। तो ये हमारा इड प्रिंसिपल पे कर रहा है कि प्लेयर प्रिंसिपल पर। दूसरे शोल्डर पे इमेजिन के सुपर ईगो है जो कि एंजल है या जज है। ये हमारी जो सोसाइटी की सारी वॉइसेस होती हैं ये होती हैं कि एक अच्छा आइडियल बच्चा कैसा होता है, हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, हमारी मोरल वैल्यूज क्या हैं। तो ये सारा सुपर ईगो उस पे बेस करता है। तो वो ईगो इड के साथ उसकी फाइट होती रहती है। वो कहता है कि नहीं, ये कोई प्रॉपर वे नहीं है कि तुम सबके सामने चीख रहे हो, शोर मचा रहे हो कि तुम्हें अभी और इसी वक्त इस डिजायर को पूरा करना है, ये सही नहीं है। अब इन दोनों के दरमियान में जो मैनेजर का रोल प्ले करता है वो करता है हमारा ईगो। ईगो जो है ना वो क्या करता है, इस कि जैसे कि दोनों शोल्डर के दरमियान में हमारा हेड है, ठीक है ना, इट्स अ मैनेजर। वो इट की बात सुनेगा कि वो कह रहा है कि नहीं मुझे अभी और इसी वक्त करना है ये काम, और सुपर ईगो कह रहा है नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत बात है, लोग क्या कहेंगे, आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे, उन्होंने आपकी इस तरह का ब्रॉटअप किया आपका। तो वो इन दोनों के दरमियान में कह लो कि सुलह करता है कि दोनों को ना इड नाराज हो ना सुपर ईगो। सो एक हम बैलेंस्ड किस्म का एक सेंटर वे निकाल लेते हैं, विन विन सिचुएशन वाली, ताकि दोनों आराम से रह लें। जैसे इनकी डिमांड है बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स है, ठीक है, तो अब अगर ये डिजायर बहुत ज्यादा हो जाए तो सुपर ईगो जो है वो कहेगा ये बहुत बुरी बात है, हमारी सोसाइटी क्या कहेगी, इस तरह से तो ये ख्याल नहीं आना चाहिए। एक मीडिएटर का रोल है जो कि एक मैनेजर है, उसने कहना है कि देखो इट की डिमांड है बिल्कुल ठीक, सुपर ईगो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये बहुत गलत बात है, आप इस तरह से आपके माइंड में अगर कोई ख्याल आ जाए तो आपको ये नहीं करना चाहिए, तो इसके प्रॉपर वे करो, ऐसा करो कि गो एंड गेट मैरिड, ठीक है। वो एक उसको एक बैलेंस, एक वे निकाल के दे देगा। तो ये ईगो का काम होता है कि इड और सुपर ईगो के दरमियान में जो है वो एक मीडियम वे दिखाना। ओके, सो ये फाइट की प्रिंसिपल है, सारे जो डिफेंस कंटिन्यू किया था, और कुछ मैकेनिज्म जो थे वो एना फाइट ने आगे किए थे। सो फ्राइड कहता है कि जो जितनी भी हमारी लाइफ के जो एंजाइटीज होती हैं जो कि हमारी सारी, तो वो हम उसको मैनेज करने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। सो हम अपनी जो अनप्लेजेंट थॉट्स होती हैं वो कॉन्शियस माइंड से उनको हम अनकॉन्शियस में कर देते हैं। बहुत सारी चीजें हमारी जो हिडन डिजायर होंगी सब
तो वो हम उसको सप्रेस कर देते हैं। सब कुछ हम अनकॉन्शियसली करते हैं, सिर्फ एक ही डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हम कॉन्शियसली करते हैं। मैं आपको बताऊंगी आगे, सप्रेशन है, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, क्योंकि बाकी सारे अनकॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन कॉन्शियसली हम जो सप्रेशन है वो करते हैं खुद से। और ईगो जो है वो रेगुलेट कर रहा था दोनों के दरमियान में। सो इट्स जस्ट लाइक दिस कि एक स्केल पर ईड है और एक पे सुपर ईगो है, और ईगो जो है वो सेंटर में दोनों के दरमियान में मीडिएटर है। तो इस तरह से हमारी ये सारी साइकी चल रही होती है, साइकोलॉजिकली इन चीजों को ऐसे मैनेज कर रहे होते हैं। So what is defense mechanism? So as I just mentioned, these are some ways or actions we use in order to hide incapability and failures, or to protect ourselves from anxiety, painful emotions. So we all use these mechanisms. These are psychological maneuvers to protect ourselves. Okay, so when मैंने बताया कि हम सभी ये mechanism use कर रहे होते हैं, कंस्टेंटली यूज करें कि हम मैलअडैप्टिव बिहेवियर हो जाए और हम रियलिटी को फेस ही ना करें, और हम बार बार अपने डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। अब इसका फंक्शंस जो है वो क्या है फंक्शंस? एक तो ये कि ये प्रोटेक्ट कर रही है, और जो है वो हमें जो इनर पेन फीलिंग्स और सैडनेस है उसको डील करती है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो है ना हमें ये हेल्प करती है। ओके, सो मैं आपको एक पूरा ये एक चेन ऑफ कह लो के नहीं भूलेंगे, इसलिए इस पे फोकस करते हैं जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है? अगर ये सिनेरियो सारा समझ आ गया ना तो आपको डिफेंस मैकेनिज्म नहीं गई। गायनी ऑब्स वार्ड में 22 years old फीमेल प्रेग्नेंट पेशेंट जो एडमिट हुई है, उसका हीमोग्लोबिन 5.1 है, एंड डिस्पाइट बीइंग प्रिस्क्राइब्ड आयरन सप्लीमेंट्स। आपको पता है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है, पता है? मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, 12 to 14 12 to 14, yes. तो अब 5.1 बहुत कम, ठीक है? So despite being prescribed iron supplements, she did not use them, and when is asked by the duty nurse, she says I don't have any illness for blood, आगे ब्रैकेट, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म इसने यूज किया, ठीक है? ये मैटर। अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ? एक तो जब उसको प्रेस्क्राइब किया उसने रिफ्यूज कर दिया कि she doesn't have any illness. So next, when the nurse tells her that she has anemia and she must use the iron supplements, she replies, अब उसकी लॉजिक क्या थी कि भी उसके गांव में किसी ने इसको यूज ही नहीं किया था, इंग्लिश मेडिसिन वगैरह की, तो उसको भी इसकी जरूरत नहीं है। ये उसने एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया। ये अक्सर हो जाता है हॉस्पिटल में इसी तरह के सिनेरियोस। अब नेक्स्ट क्या हुआ? She start disliking the nurse and tells the doctor, she start disliking the nurse, और उसने डॉक्टर से कहा कि नर्स मुझे पसंद नहीं करती। ये उसने एक और डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे यूज किया। अब डॉक्टर ने जाकर नर्स से पूछा, और उसकी थोड़ी देर बाद जाकर नर्स ने क्या किया कि स्वीपर को जाके जो है ना वो बोलना शुरू कर दिया कि फॉर बीइंग इनएफिशिएंट, उसको सुना दी कुछ बातें। पहले डॉक्टर ने नर्स को किया, और नर्स ने जाकर अपना गुस्सा आगे जाके क्या किया, स्वीपर पे निकाल दिया। यहाँ पर एक और डिफेंस मैकेनिज्म यूज हुआ ब्रैकेट में। अब उसके बाद क्या हुआ कि नर्स ने उसे उस पर निकाल दिया। उसके बाद क्या किया, उसने बहुत ज्यादा मजीद रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी पेशेंट को, जबकि रियलिटी क्या थी कि शी डिसलाइक हर फ्रॉम इनसाइड। बहुत बुरी लग रही थी उसको, लेकिन उसने उसको ऊपर से रिस्पेक्ट और बड़ी वार्मथ शो की। ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है कि हमें ऊपर से चीज अंदर से बहुत बुरा लग रहा है, दिल कर रहा है अभी उड़ा दे, गला बंद कर दे, लेकिन क्या होगा कि ऊपर से हम उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, कुछ कर सकते नहीं। नेक्स्ट, a patient's hostile attitude tempts the nurse to vent her anger on her, but she holds back consciously. ठीक है, गुस्सा तो था, लेकिन उसने कॉन्शियसली उसको क्या किया है, होल्ड कर लिया है। मैंने कहा था सिर्फ एक मैकेनिज्म होगा जो हम कॉन्शियसली करेंगे, बाकी सब अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहे हैं। As it may lead to administrative action
कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल है, अब आपको गुस्सा आए, कुछ ऐसा हो गया, अब आप उनको दोबारा खुद नहीं कह सकते, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा किसी और पे आके गुस्सा निकाल देंगे। तो उसने इस वजह से क्या किया, कॉन्शियसली उसने कहा कि मेरे ऊपर कोई एक्शन ना ले लिया जाए, तो उसने यहाँ पर एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया। अब है क्या, ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो रेड में मैंने मार्क किए हुए, ये है आपके एग्जाम पॉइंट, आपके बाकी सारे हम सिर्फ इन्हीं को डिस्कस करेंगे। जो हम कहते हैं सबसे मैच्योर वन है वो ह्यूमर, सब्लिमेशन और सप्रेशन के 3 है मैच्योर वाले, और न्यूरोटिक है डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्रेशन, रैशनलाइजेशन, और नार्सिसिस्टिक के 2 हैं डिनायल और प्रोजेक्शन। ये क्लासिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यस ये एमसीक्यूज आ जाता है कि एक ऑप्शंस में से कि इमेच्योर कौन सा था, तो इमेच्योर आपको याद हो कि एक रिग्रेशन सबसे इमेच्योर है, वो एक ही है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैच्योर आ सकता है कि मैच्योर वन कौन से हैं, तो उसमें आप ऑप्शंस में से पिक कर सकते हैं कि ह्यूमर, सब्लिमेशन और सप्रेशन में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 ही मैच्योर या इमेच्योर के एमसीक्यूज आ जाते हैं। ओके, सो व्हाट इज डिनायल? Simple, not accepting the reality. This is not happening to me, ठीक है? So it's simple, refuse to accept the reality of anything that is bad. तो आप उसको denial में चले जाते हैं। And die from smoking because they are in denial. क्योंकि मुझे तो हो नहीं सकता इससे कुछ। Next is projection. सो प्रोजेक्शन में बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आप ब्लेम दूसरे को कर रहे होते हैं, आपकी अपनी नेगेटिव फीलिंग्स है लेकिन आप उसका ब्लेम दूसरों को करते हैं। लेट्स से कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जस्ट बिकॉज कि जो था ना टीचर का फॉल्ट है, मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं था, तो ब्लेम किसको कर रहे हैं, दूसरे को। सो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर शॉर्टकमिंग्स। प्रोजेक्ट करना दूसरे पे, जिस तक प्रोजेक्टर लगा होता है ना, तो प्रोजेक्ट करता है सामने वॉल पर, तो आपकी जो अंदर की आपकी इनर फीलिंग्स है ना, वो प्रोजेक्ट कर रहे थे दूसरे पर। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट में आप क्या करते हैं कि ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपनी इम्पल्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका आप कुछ कर नहीं सकते, आपको बहुत गुस्सा आया है, लेकिन आपने घर में जाकर अपने डॉग को जाके मार दिया, या जाके सर्वेंट्स के साथ फाइट कर ली, ठीक है। तो लेट्स से कि किसी के बॉस ने उसको जो है ना सुना दी बातें कुछ, लेकिन अब वो बॉस को तो नहीं कुछ कह सकते, तो उसने घर जाकर क्या किया, अपने सर्वेंट्स के ऊपर गुस्सा निकाल दिया। तो ये डिस्प्लेस कर रहे हैं आप अपने, कि जो एक थ्रेटनिंग सिचुएशन थी, एक जिसको आप कुछ कह ही नहीं सकते, एक हायर पोजीशन पे थे, उससे आपने एक लेस थ्रेटनिंग को, जो कि आप को, ये है डिस्प्लेसमेंट। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन होता है कि जस्ट मेकिंग एक्सक्यूज टू कवर अप द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। लेट्स से कि अब एक स्टूडेंट को चीटिंग करता है और वो आगे से कि मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी चीटिंग की थी ना, तो बाकी ने तो और भी बहुत ज्यादा की थी, मैंने तो बस थोड़ा सा ही किया था, ठीक है। तो आप अपने आप को कवर अप करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं। वो कोई भी चीज हो सकती है, फॉल्स रीजनिंग, कोई लॉजिक फॉल्स किस्म के देने, ठीक है, तो वो रैशनलाइज करना, कुछ ना कुछ, यानी अपने आप को जो है ना कवर करने के लिए कोई फॉल्स लॉजिक दे देने या रीजनिंग ऐसी दे देनी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि खुद पे ब्लेम नहीं ले सकते ना, स्ट्रेस में आ जाएंगे, जैसे कुछ लोग हैंडल नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, ब्लेम गेम खेलेंगे। रिप्रेशन, अब रिप्रेशन क्या है, ये अनकॉन्शियसली, बाकी भी सारे अनकॉन्शियस थे फिर से। अब रिप्रेस क्या हो रहे हैं, कोई पेनफुल मेमोरीज बचपन की, कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, अर्ली अब्यूज जो है, उन्हें अनकॉन्शियसली जो है ना रिप्रेस करते हैं। Suppression is the only conscious mechanism जो कि हम सप्रेस कर देते हैं। लेट्स से कोई ड्राइविंग लाइसेंस फेल हो गया, किसी का एग्जाम, और आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे नहीं, वैसे आपके माइंड में भी नहीं होगा, और आप आगे से ऐसे बिहेव करेंगे, नहीं मेरी तो कभी सप्लाई आई नहीं थी, ऐसा तो कुछ नहीं था, पता है, लेकिन जान के उस वक्त आपने उसको सप्रेस कर दिया कि अभी बताने का फायदा क्या है मुझे।
ये कॉन्शियसली आप थोड़ी देर उसको पोस्टपोन कर देते हैं, अवॉइड करते हैं उस चीज से। So suppression सिर्फ defense, it is the only defense mechanism that we use it consciously, और repression भी बिल्कुल exactly same है, लेकिन वो unconsciously हो रहा होता है। repression, repress कर दिया painful memories की, जो abuse था, कोई भी बचपन की चीजें वो आपने repress की। regression क्या है? ये होता है कि दोबारा से जाके बच्चों की तरह behave करना शुरू करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा वो बनते हैं ओ बेबी बेबी, तो वो ना बिल्कुल एकदम से बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। एडल्ट्स भी हम कोई अटेंशन लेने के लिए और एक एक्सप्रेशन के तौर पे हम थोड़ा बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि एडल्ट्स हमें जो है वो ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, तो दोबारा से फिर हम बच्चे की तरह बिहेव। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन ये होता है कि जो आप एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेव करते हैं जो क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, किसी पे बहुत गुस्सा है लेकिन बहुत ज्यादा पोलाइट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अंदर से दिल कर रहा है मार दें, लेकिन ऊपर से बहुत स्वीट बन जाएंगे, तो यह रिएक्शन फॉर्मेशन कि आप टोटली ऑपोजिट बिहेव कर रहे हैं उससे। सब्लिमेशन, अब सब्लिमेशन, अच्छा अब समझते हैं कि जैसे कुछ हमारे जो इन-लॉज वगैरह हैं उनके साथ हमारी नहीं बनती, या हम उसको समझ रहे होते हैं कि एक बंदी क्या कर रही है कि उसकी अपनी मदर इन लॉ के साथ नहीं बन रही, लेकिन वो बिहेव कैसे कर रही है, नो शी इज वेरी स्वीट, बहुत नाइस है। ठीक है, तो वो नहीं कि ऊपर से वो क्या शो कर रही है जो कि उसके अंदर की जो चीज है उससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट। सब्लिमेशन में क्या हो रहा होता है कि आपने अपनी जो है ना वो रीडायरेक्ट करना होता है अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, जो कि हमारी सोसाइटी के लिहाज से अनएक्सेप्टेबल होता है, उसको हमने पॉजिटिव वे में बिहेव करना, उसे कहते हैं हम सब्लिमेशन। जैसे कि एक बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो क्या करेगा कि अगर हम उसको बहुत गुस्सा आएगा तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे कि ये बहुत गुस्से वाला बंदा है। ठीक है, लेकिन अगर वो ही बॉक्सिंग और जिम करना शुरू कर दे तो कहेंगे तो ये तो बॉक्सर है, तो एक सोशली एक्सेप्टेबल वे हो गया कि ये तो बॉक्सर है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर वैसे कहा जाए तो बड़ा एंग्री मैन है, तो वो एक नेगेटिव सा हो जाएगा। या किसी को वो बहुत ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स हैं और वो सेंसर बोर्ड का हेड बन जाएगा, तो उस वक्त उसकी वाह हो जाएगी, वो कितना अच्छा काम कर रही है। तो आपने बेसिकली क्या किया कि अपनी जो इम्पल्सेस हैं, डिजायर्स हैं, उन्हें एक्सेप्टेबल वे में करवाया। ओके, सो बैक टू द सिनेरियो। सो वही सिनेरियो, 22 years old फीमेल, अच्छा उसे आयरन सप्लीमेंट्स प्रेस्क्राइब किए एंड शी डिड नॉट यूज देम, एंड व्हेन इज आस्क्ड उसने क्या कहा, गुड, डिनाइल। ओके, नेक्स्ट, जब उसे स्टाफ नर्स ने कहा that she has anemia and she must use the tablets, iron supplements, तो उसने क्या कहा कि since no one in our village used those English medicine, so I also did not use them. ये कौन सा मैकेनिज्म है? मैं कहा कि हमारे गांव में कोई भी नहीं यूज करता, तो इसलिए मुझे भी यूज नहीं करना है इसका। ये कौन सा मैकेनिज्म है? यस यस, बताएं। Rationalization. बट उसने क्या किया, अपने आप को रैशनलाइज कर रही है ना, फॉल्स रीजनिंग, लॉजिक क्या दे रही है कि कोई भी नहीं गांव में करता, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे मुझे एक पेशेंट याद आ गई, मेरी गायनी ऑब्स में जब थी ड्यूटी, तो वो एक पेशेंट ने आकर, उसका सी सेक्शन था, तो उसकी मदर इन लॉ ने कहा कि ये कैसे हो सकता है डॉक्टर, कुछ भी नहीं है, कोई सी सेक्शन की बात नहीं हुए, तो आप लोग जांच के कर रहे हैं, तो ये तुम्हारे खानदान की कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मुझे उससे याद आ गया कि कभी भी नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होना कुछ। सी सेक्शन होना या ऑपरेशन ये कोई जेनेटिक्स नहीं है। Okay, so next is she start disliking the nurse and tells the doctor that the nurse doesn't like her. अब ये कौन से वाला मैकेनिज्म? Projection. Next, doctor admonishes the nurse, and after a while the nurse is scolding the sweeper for being inefficient. ये कौन से वाला है? Very simple. Displacement. Very good. Displacement.
तो आपने से डिस्प्लेस कर दिया अपने एंगर को लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट पर. Next, nurse starts to give more respect towards the patient despite disliking her from inside. Totally opposite वाली जो feelings वो किसमें थी? Excellent. Correct information. Next, a patient hostile attitude tempts the nurse to vent her anger on her. उससे गुस्सा तो आ रहा था, दिल करता था जाके निकाल दे गुस्सा, लेकिन उसने क्या किया, कॉन्शियसली उसको होल्ड कर लिया कि भाई अगर मैंने ऐसा कुछ पेशेंट को कह दिया तो मेरे अगेंस्ट तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो इट्स बेटर कि स्टे क्वाइट, मैं कुछ नहीं बोलती. ये कॉन्शियसली कर रही है. सो व्हिच डिफेंस मैकेनिज्म इज शी यूजिंग? इजी है ना? Yes, ma'am. इसमें इतने मिस्टेक्स करते हैं लोग कि, लेकिन कितना सिंपल सा है, जस्ट लाइक मैथ्स. आपने बिल्कुल सही बता दिया पूरे नंबर, और इंटरेस्टिंग भी है. अब आप देखेंगे आप लोग में से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म आप लोग क्या यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट. ये कौन सा है? A. अल्फा. It's denial, alpha. Next. Rationalization. Reaction formation. Yes, ये वही बात होगी ना, जैसे कि आप सिगरेट के कमर्शियल में आकर कहेंगे ये बहुत बुरी है, हार्मफुल है, और खुद बैठ के स्मोकिंग साथ कर रहे हो. ये कौन सा है? मैंने बताया था ना, आप बिल्कुल एकदम से जाके दोबारा से हम किस स्टेज में चले जाते हैं, लाइक अ बेबी. Regression. रिग्रेशन. यस, रिग्रेस कर रहे हैं ना, अब बच्चों की तरह से बिहेव करें. बिल गेट्स को कहेंगे यू आर इलॉजिकल, यू आर ये. ये क्या है? Rationalization. वेरी गुड. रैशनलाइजेशन. ठीक है ना, लॉजिक्स देनी है अपनी, साबित करना है कि आप सही हैं. वेरी गुड. सब्लिमेशन. गुड. कहाँ स्टोर हो जाती है फिर जाके इंफॉर्मेशन सारी? एग्जाम के बाद कहाँ जाता है सारा नॉलेज? Unconscious में. और कोई? Conscious. कॉन्शियस में तो आपके पास है पहले ही, बाद में कहाँ जाता है? प्री कॉन्शियस में. अनकॉन्शियस में इसलिए नहीं जाएगा कि वो तो देखो, प्री कॉन्शियस मैंने बताया था ना कि कॉन्शियस के बाद है. कॉन्शियस तो बिल्कुल टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह है जिसकी एक्सेस है, एंड यू नो दैट यू आर अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स.
और थिंग्स। और प्री कॉन्शियस क्या होगा, जिसको आप थोड़ा सा अगर फोकस करें, अटेंशन दें, तो यू कैन गेट अटेंशन, तो वो यू कैन गेट अवेयरनेस। तो वो प्री कॉन्शियस माइंड था आपका, जिसमें ये चीज भूल गई है, लेकिन अगर कोई आपको हिंट दिया जाए तो आपको याद आ जाएगा, यस ये तो मैंने पढ़ा था पहले, ये मैंने यस किया हुआ है, ठीक है, तो आपने थोड़ा सा फोकस किया। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में इजीली एक्सेस नहीं है, दैट्स बियॉन्ड योर अवेयरनेस, अनकॉन्शियस माइंड। तो साइकोथेरेपीज वगैरह होती है तो पता चलता है कि हिडन पास्ट में क्या हो चुका था, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब कर रही है चीज अनकॉन्शियस में, ठीक है। सारा नॉलेज जो है वो आपका प्री कॉन्शियस में, जिसको आप थोड़ा फोकस करेंगे, थोड़ी से हिंट्स आपको मिल जाए, तो आपको याद आ जाएगा आपका सारा चीज कि यस ये मैंने किया हुआ है। कौन सा है? कोई भी आइडिया, कुछ बोलो। अभी मिस्टेक करोगे बाद में याद हो जाएगा। कौन सा मैकेनिज्म है? Alpha? नहीं। चाली चाली तीनों फास्ट तीनों पे करते हैं अनकॉन्शियस पे। मैच्योर कौन सा था? Sublimation? Which one is mature? Sublimation. Very good. तो इसके क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट कर लेंगे। वेरी गुड। ओके, सो हम एक टॉपिक और करते हैं थोड़ा सा। डिफेंस मैकेनिज्म तो हो गया आपकी। अच्छा, आपको पता है आपका नेक्स्ट वीक से टेस्ट स्टार्ट हो रही हैं? तो है आपका सेक्शन सी से स्टार्ट कर लेते हैं। ए और बी तो पहले भी हो चुका हुआ है ना अपने एग्जाम में। सो नेक्स्ट वीक आपका सेक्शन सी का टेस्ट होगा। ओके, Can you see the slides? Yes. Okay. So हम कुछ एस्पेक्ट्स देखते हैं स्लीप के। इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करते हैं। So basically स्लीप में हमने क्या देखना है कि एक ओवरव्यू सा कि what is sleep, why do we sleep and how much sleep do we need, some quick facts and types of stages, and then sleep disorders। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, stages और sleep disorder, and then interventions। So what is sleep? Basically क्या है? So definition, according to definition, simple ये है कि it's a reversible state of mind that is marked by the absence of wakefulness और loss of consciousness, of course। कि इर्द-गिर्द का पता ही नहीं क्या हो रहा है। So this is sleep। Sleep benefits क्या हैं? So some of the benefits of sleep, कि इससे आपकी इम्यून सिस्टम बेटर होता है और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है। अदरवाइज आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, डिसीजंस नहीं ले पाते लाइक के, क्योंकि माइंड हर वक्त जो है ना वो नींद में रहता है। कंसंट्रेशन इससे इंप्रूव होती है। ओके, तो स्लीप इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि आपने जो है हमारी जो है ना बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, हमारी मेमोरी इंप्रूव हो सके और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर हो सके। और इवन इससे अगर हमारी स्लीप हम नहीं लेते, स्लीप डिप्राइव्ड हो, तो हम वेट पुट ऑन कर लेते हैं बहुत ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड होने से।
वेट का चांस बढ़ जाता है, और आपकी इम्यूनिटी जो है ना वो बहुत कम हो जाती है, और हर वक्त एक फिटीग सी कंडीशन आप रहती है, और मूड पे जो है ना वो इससे होता है कि कॉग्निटिव आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, मेमोरी और कंसंट्रेशन नहीं रहती है, और इससे डिप्रेशन और एंजाइटी भी होती है अगर नींद पूरी ना हो और वेट गेन करते हैं। तो कितनी स्लीप की जरूरत होती है? छोटे बच्चों को तो बिल्कुल, जो इन्फेंट्स हैं वो 14 to 18 आवर्स तक, लेकिन आपकी स्टेज पर 88 आवर्स तक है, 7 to 8 आवर्स। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। बच्चों में जैसे 10 आवर्स तक है, आपकी एज पर 8 आवर्स, और जो बड़े हैं उनके लिए सिर्फ 6 आवर्स है। स्टेजेस स्लीप की। अच्छा, कुछ होते हैं जो कि ना शॉर्ट स्लीपर्स होते हैं, जिस तरह सबकी रिक्वायरमेंट जो है वो 7-8 आवर्स की नहीं हो सकती एडल्ट्स आपकी एज में, ठीक है? तो कुछ वैसे ही बहुत शॉर्ट स्लीपर्स होते हैं, उनकी जो है ना बायोलॉजिकल नीड ही कम होती है, तो एक्सेप्शनल है। और कुछ होते हैं उनकी नीड बहुत ज्यादा होती है। सो इसलिए वो बायोलॉजिकल ऐसे। अच्छा, स्लीप साइकिल कैसे स्टार्ट होता है कि एक पहले लाइट स्लीप जब आप लेटने जाते हैं, फिर स्टेज 1-2 आती है, डीप स्लीप में जो है वो स्टेज 3 और 4 है, और अवेक स्टेज में जो है वो बीटा अल्फा फेज है। मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर 2 स्टेजेस हैं स्लीप की, एक रेम है और नॉन रेम है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपने वैसे फिजियोलॉजी में पहले किया हुआ। नॉन रैपिड की 4 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4, और हम ये एक्टिविटी किस तरह से मेजर करते हैं? ईईजी के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्रेन वेव की जो स्टडी है स्लीप स्टेजेस की, ठीक है? तो 2 मेन टाइप्स होगी, रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड। नॉन रैपिड आगे फर्दर 4 में डिवाइडेड है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्लीप? बॉडी जो है ना हमारी वो साइकिल्स में मूव करती है डिफरेंट स्टेजेस में। अभी 4 स्टेजेस जो हैं रैपिड आई मूवमेंट की और नॉन रैपिड आई मूवमेंट की, इसने स्टेजेस में मूव करना है। टोटल जो ड्यूरेशन है वो है 90 मिनट्स। अब अगर 7 to 8 आवर्स एक एडल्ट की स्लीप है तो 90 मिनट्स का एक साइकिल है, तो कितना होगा कि 4 to 6 टाइम्स ये साइकिल रिपीट होगा, जिसमें सबसे पहले जो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट से स्लीप स्टार्ट होगी, और उसके बाद वो रैपिड आई मूवमेंट पे जाके एंड हो जाएगा। 90 मिनट का साइकिल पूरा हो गया, और 4 to 6 टाइम्स एक साइकिल 90 मिनट्स का रात में पूरा होता है। नॉन रैपिड से स्टार्ट होगा तो स्टेज 1 2 3 4 में, और देन फॉलोड बाय रेम स्लीप। ओके, सो इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, ये जो स्टेज 1 स्लीप है जिसको हम N1 भी कहते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की। स्टेज 1 में क्या हो रहा होता है? एक तो ये कि ये सिर्फ 7 मिनट्स की होगी, और इसमें थीटा वेव्स होते हैं। आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थीटा वेव्स होते हैं आपके नॉन रैपिड आई मूवमेंट में, और इसमें जो है वो लाइट स्लीप है, और ब्रेन वेव्स, हार्ट रेट और आई मूवमेंट जो है वो स्लोली स्लो डाउन हो रहे होते हैं, और थीटा वेव्स के साथ है 7 मिनट्स की स्लीप। स्टेज 2 में क्या है? ये जस्ट लाइट स्लीप है बिफोर गोइंग टू डीप स्लीप, स्टेज 2 में। और इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज वो क्या, स्लीप स्पिंडल के कॉम्प्लेक्सेस स्टेज 2 में बनते हैं। इसमें जो एक्टिविटी है वो मजीद कम हो जाती है टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर डीप स्लीप, एंड इट लास्ट फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स की जो है ना वो स्टेज 2 है, और ये दिस इज वन इज द मोस्ट लेंथी सिंगल फेज जो है ना, सिंगल स्टेज वो है। और इट इज एसोसिएटेड विद जो सारी वो जो डांस एंड टूथ ग्राइंडिंग और ब्रक्सिज्म जो है ना वो इसमें होती है इस स्टेज में। और बॉडी टेम्परेचर भी कम हो रहा है, आई मूवमेंट स्टॉप हो रही है, हार्ट रेट मसल मजीद और रिलैक्स हो रहे हैं स्टेज 2 में जाकर। तो स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस स्टेज 2 के। अब 3-4 दोनों मर्ज करके बताएं क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही हैं। तो ये स्टेज जो है वो 35 to 45 मिनट्स तक होती है, और इसमें डेल्टा वेव्स होती हैं। ये स्टेज जो है ना डीप स्लीप, ये इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बॉडी में अगर आप ये स्लीप नहीं ना मिलती, डीप स्लीप में नहीं जाते हैं, तो फ्रेश फील नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनिंग है ना इसमें हो रही होती है।
रिप्लेनिशेस, एनर्जी यहाँ से मिलती है, रिपेयरिंग यहाँ पे होती है सेल टिश्यू मसल्स की जो है ना, ये स्टेज जरूरी होती है। और फ्रेश फील करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए जरूरी है कि आप इस स्टेज में हो। तो जो लोग सुबह उठते हैं और फ्रेश फील नहीं करते, उनको लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है, बेसिकली उनकी ये स्टेज मिसिंग होती है, स्टेज 3 और 4। वो इसलिए जो है ना इस स्टेज में नहीं जा रहे होते। और यही स्टेज है जिसमें स्लीप वॉकिंग, जिन लोगों को हो, या बेड वेटिंग की, वो स्टेज 3 और 4 में होती है। सबसे ज्यादा जो है ना वो डीप स्लीप में चले गए, और इसमें डेल्टा वेव्स हैं। ठीक है, डीप स्लीप, डी और डी से डेल्टा याद रखना। और इस स्लीप की वजह से ही फ्रेश फील नहीं करता अगर ये स्टेज ना ही हो। REM स्लीप, अब मैंने बताया था कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट से आपका स्लीप साइकिल स्टार्ट होना है। स्टेज 1 2 3 4, देन आ गई आपकी नेक्स्ट स्टेज REM स्लीप। जो REM स्लीप है, इसमें क्या हो, और 4 to 5 REM पीरियड्स होते हैं एक आपके, और ये 15 से 40 मिनट्स तक के लिए लास्ट करती है। और ये स्टेज जो है ना इंपॉर्टेंट है फॉर लर्निंग एंड मेमोरी के लिए, क्योंकि ड्रीमिंग जो है वो इस स्टेज में हो रही होती है REM स्लीप में। अब ब्रेन वेव्स की टाइप्स कौन सी हैं? जब आप सिर्फ रीडिंग कर रहे होते हैं ना, नॉर्मल वे जागे हुए हैं और सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, तो आपकी बीटा वेव्स हैं। और बीटा वेव्स जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और डिसीजन मेकिंग में भी बीटा वेव्स ही होती हैं आपकी, क्योंकि फोकस्ड कर रहे हैं आप। अल्फा वेव्स कब होती हैं? जब आप रिलैक्स होते हैं, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नॉर्मल रेस्टिंग फेज जितनी है ना, वो सारी की सारी अल्फा वेव्स हैं। डेल्टा मैंने आपको बताया था कि वो डीपेस्ट स्टेज में चली गई, डीप स्लीप में जाकर, वो डेल्टा वेव्स हैं। थीटा होती है प्री स्लीप सेमी अवेक साइकिल, और गैमा जो है वो फास्टेस्ट ब्रेन वेव्स हैं। बीटा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है, अल्फा रिलैक्स होने के लिए है, और थीटा डीप स्लीप के लिए है, ठीक है, डेल्टा डीप स्लीप के लिए। ये भी वो इस तरह का साइकिल है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि स्लीप डिसऑर्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और सेकेंडरी में प्राइमरी क्या होते हैं, जो कि डायरेक्ट जिसका लिंक होता है, जो डिस्टर्ब करते हैं आपकी स्लीप साइकिल को, जो डिस्टर्ब करते हैं, हम कहते हैं वो प्राइमरी डिसऑर्डर्स हैं, जिसे हम दो में डिवाइड कर देते हैं, डिसोम्नियाज एंड पैरासोम्नियाज। तो जो सेकेंडरी है, इट मींस के इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, कोई मेडिकल कॉज है, कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, कोई और जो है ना आपकी फिजिकल कंडीशन है, कोई पेन में जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो रही है। अब किसी को बहुत ज्यादा दर्द है, उसको नींद नहीं आई, किसी मेडिकल सेकेंडरी में आ जाता। तो प्राइमरी में आगे दो चीजें, डिसोम्नियाज एंड पैरासोम्नियाज। जो डिसोम्नियाज हैं वो आपकी जो है ना, उसमें आपकी क्वांटिटी और टाइमिंग्स डिस्टर्ब हो जाती है डिसोम्नियाज में। और जो पैरासोम्नियाज होती हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर हैं, और जो फिजियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग स्लीप, उसे हम कहते हैं पैरासोम्नियाज। अब लेट्स से जो जितने नाइटमेयर्स हैं या नाइट टेरर, स्लीप वॉकिंग, ये पैरासोम्नियाज हैं। और डिसोम्नियाज में जो है वो क्वांटिटी और टाइमिंग्स का फर्क आ रहा है। तो इसमें की क्या एग्जांपल हो सकती है, इसकी टाइप्स जो है फर्दर वो क्या है, इंसोम्निया हो सकता है कि नींद नहीं आ रही है, डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप, या बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो उसे हम कहेंगे हाइपरसोम्निया। फिर नार्कोलेप्सी है, जो कि इररेसिस्टिबल डिजायर होती है डे टाइम स्लीप, कि इसमें 10-20 मिनट्स के लिए बार बार थोड़े थोड़े जो है ना वो नींद की झोंके आते हैं, वो नार्कोलेप्सी। और ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, और सर्केडियन रिदम डिस्टर्बेंस, वो जो मिसमैच हो रहा होता है इंटरनल जो क्लॉक है उसका एक्सटर्नल से, मोस्टली जेट लैग वगैरह में जाकर ये होता है, रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। इससे आगे नेक्स्ट, यस, डिसोम्नियाज। इसकी 5 टाइप्स हो गए, ये एग्जाम में आ जाता है, एमसीक्यूज। डिसोम्नियाज एंड एन्यूमरेटेड टाइप। देख लो एक दफा।
अच्छा, कोई भी मेडिकल कॉज हो उसकी वजह से भी जो नींद नहीं आती, लाइक एस्मा या आर्थराइटिस या पेन की वजह से, वो सेकेंडरी इंसोम्नियाज होते हैं। और नींद ना आने की रीजन क्या हो सकती है, क्या कॉजेज हो सकते हैं इंसोम्निया की, जो कि बेसिकली डिफिकल्टी फॉलिंग asleep, नींद नहीं आ रही, क्या कॉजेज हो सकती हैं इसकी? Stress. साइकाइट्रिक इलनेस होगी बेसिकली, वो सारे साइकाइट्रिक डिसऑर्डर जिसमें डिप्रेशन और एंजाइटी आ गई, ठीक है। और कुछ हमारे बिहेवियरल कॉजेज होते हैं। देखो लेट्स से कि जो डे टाइम नैप लेते हैं ना, फिर उनको रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है दिन में भी, तो कुछ बिहेवियरल कॉजेज भी होती हैं। सोशल कॉजेज भी, मतलब जो आपने कहा स्ट्रेस में हो जाती है, और वो किसी भी किस्म का सोशल कॉज हो सकता है, कोई इवन फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हैं, तो उसमें ये चीज हो जाती है। और मेडिकल इलनेस तो है ही। और हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? लेट्स से पेशेंट आपके पास आ जाता है, बल्कि जिसमें आप लोगों में से जिसने वार्ड अटेंड किया होंगे उसमें एक है आपका एक स्टेशन भी स्लीप का, स्लीप हाइजीन। Yes, ma'am. है ना, तो आपने गाइड करना होता है बेसिकली, कि अपनी हेल्दी हैबिट्स को मेंटेन रखें, डे टाइम स्लीप से अवॉइड करें। Cigarette smoking avoid करें. हाँ, सिगरेट स्मोकिंग से गुड। और इवन हिप्नोटिक्स नहीं लेने आप, ये भी आपने कहना है। जैसे बेंजोडाइजापीन अक्सर लोग जो है ना वो मेडिसिन लेते हैं, तो उससे अवॉइड करें। Environment, आपकी surroundings का भी इफेक्ट था. बिल्कुल, एनवायरनमेंट को भी आपने देखना है कि बेड को मेक श्योर कि आप जो है ना सिर्फ स्लीप पर्पस के लिए यूज करें, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर वहाँ बैठ के आप कोई भी इंटरटेनमेंट हो रही है, टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह से आपकी एसोसिएशन हो जाती है, तो आप बेड पे आपको नींद नहीं आती है। और फिर आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और स्लीप। सो किन चीज़ों का करना होता है? डे टाइम नैपिंग, और ये पैरासोम्नियाज की क्लासिफिकेशन है। आधे पेशेंट को क्या कहना है कि जिनकी स्लीप डिस्टर्बेंस है, जिनके स्लीप इश्यूज आ रहे हैं, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, तो वो किन चीज़ों से अवॉइड करें? एक तो डे टाइम नैपिंग से अवॉइड करें, कैफीन से अवॉइड करें इवनिंग में, स्मोकिंग से, और ड्रग्स से। डाइट में ओवर ईटिंग का भी हमने पढ़ा था. हाँ बिल्कुल, ओवर ईटिंग जो है ना इवनिंग में, प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉकिंग भी नहीं करनी. हाँ, कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको जो है ना वो स्टिमुलेट करे और इससे आप जो है ना आपकी नींद जो है ना वो हो जाती है, जब आप अलर्ट हो जाते हैं, फ्रेश हो जाएंगे ना, तो रात में सोने से पहले नहीं। लेकिन कुछ लोगों में इसका रिवर्स पैटर्न जो है ना वो होता है, वो वॉक करने के बाद ज़्यादा कुछ नींद आ जाती है। देखो लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये एक इंडिविजुअल फैक्टर्स हो सकते हैं, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि सबके ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे कुछ लोगों को रात में पढ़ने का ज़्यादा मजा आता है, और कुछ लोग जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग शुरू कर देते हैं अपना, कि भी सब सुबह पहले खत्म करने अपना काम, उनके लिए वो चीज़ ठीक रहती है। बेसिकली आपने इसमें क्या करना होता है कि इन्फॉर्मेशनल केयर देनी होती है, एजुकेट करना होता है, काउंसलिंग भी इसके अंदर आ जाती है। और हर चीज़ का हल मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो चीज़ें ठीक होना शुरू। अच्छा, किसी न्यूरोट्रांसमीटर का रोल है कोई माइंड में? बताओ कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो स्लीप की एफिशिएंसी को कम कर देता है? डोपामिन सुना हुआ है?
डोपामाइन जो होते हैं जब इंक्रीज लेवल्स उसके हो जाएं तो वो स्लीप एफिशिएंसी कम कर देते हैं, डोपामाइन जो है। और सर्टेनिन जो है वो आपकी स्लीप एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि अगर सर्टेनिन लेवल कम हो जाते हैं तो फिर कल है चलें आपका टेस्ट करके एक देखती हूँ कि आप में से कितने लोग स्लीप डिप्राइव्ड हैं। चलें पहले तो ये बताएं किस स्टेज में होती हैं? बेड वेटिंग किस स्टेज में थी? किस स्टेज में पैरा पाई थी? स्टेज 2 और थीटा वेव्स किस में थी? स्टेज 1 में। गुड, स्टेज 1 में। आर यू स्लीप डिप्राइव्ड और नॉट, जिनका इशू है? और बताएं सिर्फ यस और नो में करना है। देखिए यहाँ पे कितने मैक्सिमम यस किसके आते हैं, कितने नो आते हैं, जिनका इश्यूज है वो एक टेस्ट करके देखिए। यस और नो के साथ, और फिर आप मुझे बता दें कि जब कर रहे हैं तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका रिजल्ट। सो क्लास अगर आप के आंसर यस में है, 3 और मोर आंसर अगर यस में है, तो दिस थिंग इंडिकेट्स दैट यू आर स्लीप डिप्राइव्ड पर्सन। तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब तो आपको खुद ही पता चल गया कि स्लीप हाइजीन क्या है, क्या क्या टिप्स देनी है, कैसे करना है मैनेज, ठीक है। तो अगर ये 3 से ऊपर हो गया किसी का, सो इट मीन्स कि वो स्लीप डिप्राइव्ड है। तो टेक केयर ऑफ योर स्लीप, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपकी नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, कि आपकी नींद भी पूरी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा, सेक्शन सी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सी, देन डी और ई, फिर ए और बी में जाएंगे। तक ठीक है फिर? यस मैम। ओके, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम एक टेस्ट के साथ। और तैयारी कर लेना ताकि आप लोगों की एटलीस्ट कुछ चीजें तैयार हो जाएं।
ठीक है, वरना एंड पे जाके आप लोगों के पास काफी आप लोग जो है ना वो ओवरबर्डन हो जाएंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ। तो इस बार कि आप टेस्ट जो है ना वो सेक्शन वाइज करते रहें तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी। इट्स वेरी इजी टू गेट डिस्टिंक्शन इन कंप्यूटर साइंसेस अगर आप में से किसी का इरादा है डिस्टिंक्शन लेने का। ठीक है, ओके क्लास, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, हैव अ हैप्पी वीकेंड।